मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 5, जिसका हम देखेंगे पार्ट 1। ये दो पार्ट में आपका वीडियो ओवर हो जाएगा, ठीक है ना। जिस चैप्टर का नाम है यात्रियों के नजरिए। जैसे कि आपको पता है, आपको इंग्लिश मीडियम में भी अगर आप चाहते हो तो इसके नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो। बाकी ये टोटली आपके हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बेस करता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यात्रियों के नजरिए, और यहाँ पे जो डेट लिखा है वो लिखा है कि 10वीं से 17वीं सदी तक। यानी कि अगर मैं बात करूं तो 10वीं से लेकर 17वीं जो सदी है वहां तक की बात हो रही है। अगर मैं पिछली वीडियो की बात करूं, चैप्टर नंबर 4 की बात करूं, तो वहां पे आपने जो डेट देखा होगा वो देखा होगा 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के बारे में बात हो रही थी। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 10वीं ईस्वी से लेकर 17वीं ईस्वी तक, ठीक है ना। ईस्वी बोल लो, सदी बोल लो, बात एक ही है। अब इसमें जो टॉपिक है उस चीज को देखिए। टोटल अगर मैं बात करूं तो 15 टॉपिक है, जिसमें इस पार्ट में हम करने वाले हैं टोटल 7 टॉपिक हम देखने वाले हैं। और बाकी का जो दूसरा जो पार्ट आएगा उसमें हम ये सारे टॉपिकों को कवर अप कर लेंगे। जैसे कौन कौन से टॉपिक है, लोग यात्रा क्यों करते हैं, एक एक चीज को करके अभी डिफाइन में करते चला जाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले पहला ही चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। और एक चीज और कि जिन बच्चों ने इससे पहले 4 चैप्टर, 3rd चैप्टर, 2 चैप्टर, 1 चैप्टर नहीं देखा है, पहले उसको देखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट वो भी है, इंपॉर्टेंट ये भी है। तो एक सीरियल से चलेंगे आप तो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, क्योंकि ऐसे ही रिलेटेड है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि लोग यात्रा क्यों करते हैं। तो एक नॉर्मल सी चीज है, अगर आपसे ही कोई पूछे कि आप यात्रा क्यों करते हैं तो आपके बहुत सारे उद्देश्य होंगे। कोई लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि मैं यात्रा इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे घूमना बहुत ज्यादा पसंद है। कोई लोग ये कहेंगे कि मैं यात्रा इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं बिजनेस के पर्पज से जाता हूँ। कुछ लोग ये करेंगे क्योंकि पहले के टाइम के जो लोग थे कि मतलब जनसंख्या उस टाइम पे कम थी और लोग नए नए जगहों की खोज करने के लिए जाते थे, क्योंकि वहां पे संसाधनों की भरमार हुआ करती थी। तो इस वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जाते थे। बहुत सारे उद्देश्य हुआ करते थे। तो देखिए, इसके जो उद्देश्य हैं वो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? जैसे वे काम की खोज में यात्रा करते हैं। सबसे पहली चीज काम की खोज में यात्रा करते हैं। दूसरी चीज प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए। कई बार जैसे अभी देखो कोविड आ गया था, तो जो शहर में कोविड ज्यादा फैल गया था, जैसे मान लो दिल्ली में कोविड ज्यादा फैल गया था, मुंबई में कोविड ज्यादा फैल गया था, तो उसकी वजह से लोग क्या कर रहे थे, शहर को छोड़कर कहाँ जा रहे थे, गांव जा रहे थे। तो जाहिर सी बात है, अगर प्राकृतिक आपदा है तो आपदा की वजह से लोग अपने ग्रह को मतलब घर को त्याग करके वो कहाँ चले जाएंगे, दूसरी जगह पे चले जाएंगे। एक बात और मैं आपको बता दूं कि प्राकृतिक आपदाओं का एक सबसे बढ़िया उदाहरण आप फर्स्ट चैप्टर में हड़प्पा जो संस्कृति है, या फिर जो हड़प्पा सभ्यता है, वहां पे आपने देखा होगा कि उसमें अगर मैं बात करूं तो हड़प्पा का पतन कैसे हुआ। तो वहां पे एक रीजन था प्राकृतिक आपदा, है ना। तो प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी लोग अपने घर को त्याग करके यात्राएं करते हैं, दूसरे जगह पे चले जाते हैं। आगे, व्यापारी, सैनिक, पुरोहित एवं तीर्थयात्री बनकर भी यात्रा लोग किया करते थे, ठीक है। इसके अलावा साहस की भावना से प्रेरित होकर यात्रा करते थे। जैसे मान लो कि नए नए जगहों की खोज करने के लिए लोग निकल जाते थे और अपना खोज करते थे। जैसे कि आपको पता है कि भारत की खोज करने के लिए कोलंबस निकला था, लेकिन कोलंबस पहुंच कहाँ गया था, अमेरिका पहुंच गया था। और ऐसे ही वास्को डिगामा जो निकला था वो भारत की खोज करके आया था। तो ऐसे ही लोग साहस की भावना से प्रेरित होकर नए नए जगहों पे जाके खोज किया करते हैं। आगे बात करते हैं, इतिहास में कई महिलाओं और पुरुषों ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में यात्राएं किए थे, और ये होते हैं लोग यात्रा इस वजह से किया करते हैं। अब हम बात करते हैं कि 10वीं से लेकर 17वीं सदी तक 3 प्रमुख यात्री जो है भारत में आए थे। कौन 3 प्रमुख यात्री हैं, उन चीज के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहली बात करें तो यहाँ पे पहले नंबर पे आते हैं अल-बिरूनी। नीचे आप देख सकते हो, ये है अल-बिरूनी। और अल-बिरूनी जो यहाँ पे आए थे, इंडिया में आए थे, भारत में जब आए थे, कब आए थे, 11वीं सदी में आए थे। और इनका जन्म स्थान है उज्बेकिस्तान, ठीक है। और इन्होंने ग्रंथ लिखा था, यानी कि एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था किताबुल हिंद, जिसकी भाषा थी अरबी। ये जो चार्ट है ना, इस चार्ट को याद कर लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पे आपको सारा चीज मिल जाएगा कि वो भारत कब आए थे, उनका जन्म स्थान क्या था, लिखित ग्रंथ क्या थी, भाषाएं क्या थी। तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। सेकंड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लिखा है कि इब्न बतूता जो कि 14वीं सदी में आए थे। और जन्म स्थान की मैं अगर मैं बात करूं तो अफ्रीका यानी कि मोरक्को,
लिखित ग्रंथ है रिहला, और भाषा की अगर बात करूँ तो अरबी भाषा में इन्होंने उस चीज को लिखा था। थर्ड की अगर मैं बात करूँ तो फ्रांसवा वर्नियर जिसका नाम है, और आगमन हुआ था 17वीं सदी में, जो फ्रांस के रहने वाले थे, और इन्होंने लिखा था द ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, और ये कौन सी भाषा में थी? फ्रेंच में। अब देखो यहाँ से आपके 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुछ भी क्वेश्चन उठा सकता है कि इब्न बतूता कहाँ का था, या उसका जन्म स्थान क्या है, या उसकी उनकी पुस्तक क्या है, फ्रांसवा बर्नियर ने जो पुस्तक लिखी थी उसकी भाषा क्या है, कुछ भी क्वेश्चन उठा सकता है। इस वजह से आप इस चीज को याद कर लीजिएगा। ये हो गए इब्न बतूता और ये है फ्रांसवा बर्नियर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चार्ट के माध्यम से, इमेज के माध्यम से आपको सारी चीज क्लियर करवा दी जाती है, ठीक है। और बाकी आप चैनल पे अगर इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, विकास स्टडी पॉइंट पे नए हैं, तो आप अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए यार, इतनी अच्छी चीजें आपको मिल रही है इतने कम, है ना। एक तो चीपेस्ट रेट में आपको इस चीज मिल रही है, तो जाहिर सी बात है ज्यादा से ज्यादा बच्चे के पास शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि वो भी पढ़ पाए। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला लिखा है कि यात्रियों की विशेषताएं क्या होती हैं। तो आपको पता है कि जब यात्री किसी ऐसे जगह पर जाते हैं और देखते हैं कि उनका परिवेश बिल्कुल ही भिन्न है, तो वे उन्हें सावधानी पूर्वक अपने वृत्तांत में लिख लेते हैं। आज आप देखते हो कि लोग जाते हैं नए नए जगहों पे घूमने के लिए, जैसे सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति गया हरिद्वार, ठीक है, ऋषिकेश गया, या ऐसी जगहों पे गया, तो क्या करता है वहां पे जाने के बाद जब उसको लगता है वहां का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, तो अपना फोन निकालता है और उसके बाद पिक ले लेता है। तो इससे क्या होता है कि वहां की खूबसूरती के वो अपने फोन में रिकॉर्ड करना चाहता है ना। तो पहले के टाइम पे फोन तो हुआ नहीं करते थे, तो लोग क्या करते थे, अपने वृत्तांत में लिखते थे कि मैं वहां गया था तो वहां पे ऐसी सी चीज थी, देखने में बहुत अच्छा लगा। तो वो जब अपने परिवेश से बिल्कुल भिन्न पाते हैं तो वो उसको सावधानी पूर्वक अपने वृत्तांत में लिख लेते हैं, जिससे असामान्य और उल्लेखनीय बातों को ज्यादा महत्व दिया जाता था। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे पास महिलाओं द्वारा छोड़े गए वृत्तांत तकरीबन न के बराबर है। आपको पता है कि स्त्री और पुरुष दोनों यात्रा किया करते थे साहस की भावना से प्रेरित होकर, लेकिन अगर वृत्तांतों की मैं बात करूं तो ज्यादातर जो वृत्तांत मिले हैं वो सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के मिले हैं, स्त्रियों के न के बराबर मिले हैं। यद्यपि हम जानते हैं कि वे भी यात्राएं किया करते थे, लेकिन उनके वृत्तांत जो है वह न के बराबर मिले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। अब सबसे पहली चीज अल बिरूनी तथा किताबुल हिंद। अल बिरूनी जो है उनकी जो किताबुल हिंद थी उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस स्लाइड में हम देखने वाले हैं अल बिरूनी कौन थे, कहां से आए थे, और उनके बाद उनकी पदवी क्या थी, इन सभी चीजों के बारे में हम जिक्र करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि उनका जो पुस्तक है किताबुल हिंद उसमें क्या क्या चीज के बारे में लिखा गया था, तो इस चीज को हम देखने वाले हैं। और इसमें से 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो पहला जो चीज अगर मैं बात करूं तो आधुनिक उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म शहर में 973 में अल बिरूनी का जन्म हुआ था, और सबसे बेहतरीन इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी उस टाइम पे, जो मौजूद सबसे बेहतरीन शिक्षा प्राप्त की थी। और बहुत सी भाषाओं को ये जानते थे, जैसे सीरिया, फारसी, हिब्रू, संस्कृति, इन सभी भाषाओं को जानते थे। और ये यूनान भाषा के जानकार नहीं था, वो यूनानी भाषा का जानकार नहीं था, लेकिन फिर भी वो प्लेटो जो थे, प्लेटो और दूसरे जो यूनानी दर्शक थे उनके कार्यों से प्रभावित होकर उनके चीजों को ये पढ़ पढ़ के ये उन भाषाओं को अनुवाद कर लेते थे, ठीक है, मतलब अनुवाद करके पढ़ लिया करते थे। ठीक, आगे अगर मैं बात करूं तो 1017 ईस्वी में ख्वारिज्म पर हमले के बाद सुल्तान महमूद यहाँ के विद्वानों और कवियों को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी लेके गया था। अब देखिए 1017 ईस्वी में ख्वारिज्म जो शहर था जहाँ पे इनका जो जन्म हुआ था, वहां पे सुल्तान महमूद ने क्या किया, आक्रमण कर दिया और वहां के जितने भी विद्वान थे, कवि थे, उनको अपनी राजधानी गजनी लेके गया। जिसमें से अगर मैं बात करूं तो एक अल बिरूनी भी थे और ये बंधक के तौर पर गजनी आ गए थे, लेकिन फिर भी उसके बाद धीरे धीरे वहां पे रहते रहते वहां के जो शहर है वो इनको पसंद आने लगा, और 70 साल जब तक वो मर नहीं गए तब तक वो वहीं पे अपना जीवन यापन करते रहे, और उस टाइम पे इन्होंने पुस्तकें लिखी। ठीक है, और अल बिरूनी को गजनी से ही भारत के प्रति रुचि धीरे धीरे विकसित होती चली गई थी, और अल बिरूनी ने ब्राह्मण, पुरोहित, विद्वानों के साथ अनेक साल व्यतीत किए, संस्कृत, धर्म, दर्शन का ज्ञान उन्होंने हासिल किया था। तो ये था अल बिरूनी का इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं किताबुल हिंद में क्या लिखा गया था। तो किताबुल हिंद की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली विशेषता क्या थी, जो किताबुल हिंद जो था ना, जैसे आप देखते हो कि किताबुल हिंद, अगर इस ऊपर तो इंट्रोडक्शन होता है
और अंदर अगर मैं पेजों की बात करूं तो सबसे पहले एक क्वेश्चन होता था, जैसे आप देखते हो ना, एक क्वेश्चन होता है फिर आंसर होता है। तो इसकी खूबी क्या थी कि इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखा था कि भाई ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन का ये आंसर है, ठीक है। तो ये इनकी खूबी थी जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए क्या लिखा है, किताबुल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई थी जो कि स्पष्ट और सरल रूप से थी। और इसके अलावा किताबुल हिंद एक विस्तृत ग्रंथ है। क्या है? विस्तृत ग्रंथ है। और इसमें खगोल विज्ञान, ठीक है, कीमिया, त्योहार, रीति रिवाज, ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सामाजिक जीवन, भारतौल और मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान इत्यादि विषयों के बारे में के आधार पर 80 अध्यायों में बटी हुई है। यानी कि ये जो पुस्तक उन्होंने लिखी है वो 80 अध्याय हैं, यानी 80 पाठ हैं इसमें, ठीक है। अल-बिरूनी ने हर अध्याय में एक विशिष्ट शैली का इस्तेमाल किया, जिसमें शुरू में क्या होता है, एक प्रश्न होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया शुरू में एक प्रश्न होता है और आखिरी में अन्य संस्कृतियों के साथ तुलना होती है। लास्ट में क्या होता है, तुलना होती है। जैसे मान लो कि आप सपोज गए हो दुबई घूमने के लिए, तो दुबई में जाओगे और जब घूमोगे तो बहुत सारी चीजें आपको नहीं देखने को मिलेगी। फिर आप कहते हो कि ये तो हमारे इंडिया में ऐसे होता है, हमारे इधर ऐसे होता है, तो आप कंपेयर करते हो ना। तो वही चीजें लिखा है कि आखिर अन्य संस्कृतियों के साथ एक तुलना की जाती थी आखिरी में, ठीक है। इसके अलावा अल-बिरूनी जिसने लेखन में भी अरबी भाषा का इस्तेमाल किया था, ने शायद अपनी कृतियां उपमहाद्वीप के सीमांत इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए लिखी थी। ये जो सीमांत इलाकों में जो लोग रहा करते थे उन्हीं लोगों के लिए ये पुस्तक लिखी थी अल-बिरूनी ने, किताबुल हिंद, ठीक है ना। तो इस चीजों को आप ध्यान में रखिएगा कि क्या चीज लिखा गया था किताबुल हिंद में। अब हम बात करते हैं इब्न बतूता का रिहिल्ला। तो सबसे पहले देखेंगे इब्न बतूता के बारे में। देखिए क्या लिखा है कि अफ्रीका के देश मोरक्को के तैजियर के सर्वाधिक सम्मानित एवं शिक्षित परिवार में इनका जन्म हुआ था, जो शिक्षित जो परिवार थे ये इस्लाम, कानून और सीरिया पर आधारित विशेषज्ञों की विख्यात था। मतलब क्या है कि इनका जो परिवार था वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग थे, उनके जगह जहाँ पे इनका जन्म हुआ तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि इस्लाम के विद्वान हुआ करते थे, विशेषज्ञ हुआ करते थे। उनमें से एक परिवार जो था वो था इब्न बतूता का, ठीक है। उसी परिवार में इनका जन्म हुआ था। अपने परिवार की परंपरा के अनुसार इब्न बतूता ने अल्प आयु में ही साहित्यिक तथा शास्त्र रूढ़ शिक्षा प्राप्त की थी। इब्न बतूता किताबों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभव को ज्यादा महत्व दिया करते थे, यानी कि उस चीज को सबसे ज्यादा अच्छा साधन मानते थे। वो कहते थे कि हम किताब नहीं पढ़ेंगे बल्कि हम घूम के पता करेंगे। अब जैसे मान लो कि कोई बोलता है कि मुंबई शहर ऐसा है, तो आप किताबों में, एक तो है किताबों में पढ़ लो, दूसरी चीज जाके पहले देखो कि एक्चुअल में जो चीज लिखा हुआ वो वाकई में है कि नहीं है। तो वो घूमने पे ज्यादा विश्वास करते थे, ना कि किताबों में विश्वास करते थे। आगे उसे यात्रा करने का काफी चाव था, यानी कि काफी रुचि थी यात्रा करने में। वो नए नए देशों तथा लोगों के बारे में जानने के लिए दूर दूर स्थानों तक गए थे। आगे बात करते हैं 1332 से 33 में भारत के लिए प्रस्थान करने से पूर्व, यानी कि पहले वह मक्का की तीर्थ यात्रा, सीरिया, फारस, इराक, यमन, ओमान तथा पूर्वी अफ्रीका के अनेक तृतीय व्यापारिक बंदरगाह की यात्रा कर चुके थे। यानी कि वो भारत की यात्रा से पहले इन सभी जगहों की यात्रा वो कर चुके थे। इब्न बतूता 1333 में स्थल मार्ग से सिंधु पहुंचे थे। स्थल मार्ग का मतलब क्या होता है कि जमीन के रास्ते से वो 1333 में सिंधु पहुंचे थे। आगे बात करते हैं, उसने दिल्ली के सुल्तान महमूद बिन तुगलक के विषय में सुना था। उन्होंने काफी इनके बारे में सुना था। कला तथा साहित्य के एक दयाशील संरक्षक के तौर पर उनकी प्रसिद्धि से वो आकर्षित हो गए थे। मतलब क्या है कि ये जो मोहम्मद बिन जो तुगलक हैं, ये कला और साहित्य के रक्षक थे, ठीक है ना। इनको काफी अच्छा लगता था कला और साहित्य, तो ये इनकी रक्षा किया करते थे, जिसकी वजह से ये जो इब्न बतूता था काफी प्रभावित हुआ था इस शासक से, ठीक है। और इब्न बतूता तो ज्ञानी तो था ही। तो आगे चल के क्या होता है कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, इब्न बतूता के जो विद्वता था इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा प्रभावित होता है और उसके बाद ये वहां का काजी बना देता है। किसको? इब्न बतूता को दिल्ली का काजी बना देता है, यानी कि न्यायाधीश की नियुक्ति कर देता है। आगे वह इस पद पर अनेक सालों तक रहा, किंतु फिर भी उसने विश्वास खो दिया। अब देखो यहाँ पे समझाया क्या जा रहा है कि सबसे पहली चीज तो जो सुल्तान महमूद बिन तुगलक थे वो इनकी विद्वता से प्रभावित हुए थे, फिर आगे चल के इनको काजी बना दिए गए। और फिर क्या होता है कि कुछ सालों तक ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम किए, लेकिन फिर इन्होंने अपना विश्वास खो दिया और इनको उठा के जेल में डाल दिया। सुल्तान ने इनको उठा के जेल में डाल दिया।
आगे, बाद में सुल्तान और उसके मध्य की गलतफहमी दूर होने के बाद फिर इनको जेल से निकाला गया और राज की सेवा में पुनर्स्थापित कर दिया गया, यानी कि दोबारा से सेवा में लगा दिया गया 1342 ईस्वी में। ठीक है, ये कब की बात है? 1342 ईस्वी की बात है। आगे, मंगोल शासक के पास सुल्तान के दूत के तौर पर चीन जाने का आदेश दिया गया था। इनको एक मंगोल शासक के रूप में सुल्तान के दूत के रूप में आदेश दिया गया था कि आप जाओ चीन। ठीक है, इस तरह उसने अनेक यात्राएं उन्होंने की थी। यात्रा करना ज्यादा असुरक्षित भी था, मतलब सुरक्षित नहीं था, क्योंकि आज के टाइम पे आप देखते हो कि लोग यात्रा करते हैं तो लंबी दूरी पे जाते हैं। अगर देश की बात करो तो ट्रेन से चले जाते हैं, अगर विदेश की बात करो तो फ्लाइट से चले जाते हैं। लेकिन पहले के टाइम पे यात्रा लोग पैदल यात्रा करते थे, नाव के द्वारा यात्रा करते थे, तो लोग लूट लेते थे, यानी कि चोर उचक्के डाकू जो होते थे लूट लेते थे। इस वजह से जो सुरक्षा था, सॉरी, ये जो यात्रा हुआ करता था वो सुरक्षित नहीं हुआ करता था। इसी वजह से इसमें लिखा है कि असुरक्षित भी था। इब्न बतूता ने अनेक बार डाकुओं के झुंड द्वारा किए गए हमलों को झेला, यानी कि कई बार ऐसा हुआ कि जब ये यात्रा कर रहा था तो डाकुओं ने इस पर आक्रमण किया, तो उस चीज को इसने झेला था। और इन हमलों में कई बार इब्न बतूता को घायल भी होना पड़ा था। तो आप समझ सकते हो कि यात्रा करना कितना मुश्किल था। नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात यहाँ पे करेंगे फ्रांसवा बर्नियर के बारे में, जो कि एक विशिष्ट चिकित्सक था। तो देखिए, फ्रांस का रहने वाला फ्रांसवा बर्नियर एक डॉक्टर, राजनीतिक दार्शनिक और इतिहासकार था, जिसका जन्म जो था 1625 ईस्वी में हुआ था। अनेक अन्य लोगों की तरह वह मुगल साम्राज्य में मौके की खोज में आया था कि एक मौका मिल जाए मुझे मुगल साम्राज्य में जाने के लिए, तो उसको वो मौका मिला था जिसकी वजह से वो वहां पे पहुंचा था। ठीक है, मौका क्या था उस चीज को समझे। 1656 से लेकर 68 तक भारत में 12 साल तक रहा था। मुगल दरबार से निकट रूप से जुड़ा हुआ था। पहले सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के डॉक्टर के रूप में था, क्योंकि ये चिकित्सक था। और जो दारा शिकोह जो ज्येष्ठ पुत्र जो दारा शिकोह था वो बीमार था, तो जिसकी वजह से इसको बुलाया गया था। ठीक है, तो इसको तो एक मौके की तलाश थी, लेकिन मौका इसको मिल गया। तो यही लिखा है कि पहले सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के डॉक्टर के रूप में तथा बाद में मुगल दरबार में एक बुद्धिजीवी एवं वैज्ञानिक के रूप में आया था। सबसे पहले वो डॉक्टर के रूप में आया था, लेकिन रहते रहते उसको अच्छा लगने लगा और मुगल दरबार में उसको एक बुद्धिजीवी की नियुक्ति कर दी गई थी और वैज्ञानिक के रूप में वो कार्य किया करता था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये पूर्ण नहीं है, सॉरी, पूर्व है। पूर्व और पश्चिम की तुलना, यानी कि पूर्व और पश्चिम की तुलना किया करता था। कैसे? मैंने आपको बताया कि कोई व्यक्ति कहीं जाता है तो वहां पे वो तुलना करता है अपने देश से, तो ऐसे ही ये पूर्व और पश्चिम की तुलना किया करता था। तो देखिए क्या कहता है ये कि बर्नियर ने देश के अनेक भागों की यात्रा की, जो देखा उसके बारे में इसने ब्यौरा लिखा, और वह प्राय भारत में जो देखता था उसकी तुलना कहाँ से करता था? यूरोप की स्थिति से करता था। भारत की हालत को यूरोप में हुए विकास की अपेक्षा दयनीय बताता है, यानी कि भारत बहुत ही ज्यादा दयनीय है, क्योंकि यहाँ पे उसने बहुत सारी चीजों को देखा। क्योंकि उस टाइम पे भारत में सती प्रथा चल रही थी। यहाँ पे एक अमीर वर्ग हुआ करता था, एक गरीब वर्ग हुआ करता था, मीडियम क्लास का वर्ग था ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे बड़े लोग बड़े बनते जा रहे थे, गरीब लोग गरीब बनते जा रहे थे। तो इसकी वजह से उसको भारत की स्थिति बहुत ही ज्यादा दयनीय लगी थी। आगे, उसने अपनी मुख्य कृति को फ्रांस के शासक लुई XIV को समर्पित किया था। और बर्नियर के कार्य फ्रांस में 1670 से लेकर 71 में प्रकाशित हुए। उसने जो देखा था उस चीज को फ्रांस में लेके गया और वहां पे उस चीज को प्रकाशित किया गया। अगले 5 सालों के अंदर अंग्रेजी, डच, जर्मन, इतावली भाषाओं में इस चीज का अनुवाद कर दिया गया। तो ये था फ्रांसवा बर्नियर जिसने ये सारी चीज किया था। ठीक है, तो आई होप सो आपको मजा आया होगा इस वीडियो में, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट था जिसमें हम इन सभी चीजों के बारे में बात किए। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने बात किया यहाँ पे लोग यात्रा क्यों करते हैं। फिर हमने बात किया कि 10वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक 3 मुख्य यात्री भारत में आए थे। कौन कौन से थे, जो चार्ट के माध्यम से आपको बताया गया है। आगे बात करते हैं, यात्रियों की विशेषताएं हमने बात कर ली। फिर अल-बिरूनी तथा किताबुल हिंद के बारे में बात की। फिर इब्न बतूता के बारे में हमने बात किया। फिर फ्रांसवा बर्नियर एक विशिष्ट चिकित्सक के बारे में बात कर लिया। और फिर हमने देखा पूर्व और पश्चिम की तुलना। तो ये हमने देख लिया। बाकी का जो नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, उसमें हम इन सभी चीजों को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आई होप सो आपको मजा आया होगा इस पार्ट को देखने में। बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों में इस चीज़ को भेजिए ताकि वो भी अच्छे से पढ़ पाए। मिलते हैं
अगले पार्ट में अगले वीडियो के साथ। अभी के लिए टेक केयर।